हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन 24। कैसे आप लोग? उम्मीद आप सब अच्छे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक संगम एज। देखिए हमारी एंशियंट हिस्ट्री कम्प्लीटली कवर हो गई है। आज एंशियंट हिस्ट्री का हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसीलिए जो है हम इस लेक्चर के बाद कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री के कुछ PYQ सॉल्व करेंगे ताकि जो है एंशियंट हिस्ट्री आपकी अच्छे से कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द गोल्डन इरा ऑफ तमिल लिटरेचर कौन सा है? संगम एज। संगम एज को गोल्डन इरा ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहा जाता था। और टाइम पीरियड की बात करें तो कितना है? 2500 BC के आसपास की बात है ये। देन आफ्टर देखिए टोटल 3 संगम हुए थे। 3 संगम हुए थे जो है पांड्या किंग इनके द्वारा इन्होंने पैट्रोनाइज किए थे। और संगम होते क्या है? असेंबली होती है पोइट्स और स्कॉलर्स की, उसे संगम कहा जाता है। तो कहाँ कहाँ हुए थे? 2 तो मदुरई में हुए थे, फर्स्ट और थर्ड, और एक हुआ था कपाटपुरम के अंदर। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। पहली संगम मदुरई के अंदर हुई थी और इसके चेयरमैन थे महर्षि अगस्त्य। और यहाँ पर जितने भी वर्क किए गए थे इस टाइम पर ये सारे लॉस्ट हो गए थे, सभी विलुप्त हो गए थे। देन आफ्टर सेकंड संगम जो है कपाटपुरम के अंदर हुई थी और इनके चेयरमैन थे तोलकापियार। और इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था तोलकापियम ग्रामर के अंदर। तोलकापियम किसके द्वारा लिखी गई है? तोलकापियार के द्वारा। वेरी गुड। नेक्स्ट है थर्ड संगम हमारे पास, ये भी मदुरई में हुई थी और चेयरमैन है नकेरार। ओके। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है संगम लिटरेचर के इस टाइम पीरियड के। तो बेसिकली 3 संगम हुई थी, 2 मदुरई के अंदर और एक कपाटपुरम के अंदर। नेक्स्ट इससे आगे बात करें तो स्टोरीज की बात करते हैं। लिटरेरी क्लासिफिकेशन, साहित्य का वर्गीकरण। स्ट्रक्चरल फॉर्म देखिए स्टोरीज 2 तरह की होती थी, मेलका नक्कू और कीलका नक्कू। किन तरह की? मेलका नक्कू और कीलका नक्कू। जो नरेटिव होती थी जिसमें हीरोइक एक्शंस की बात होती थी, वीर नायकों की बात होती थी, वो उसके तो हमारे पास 8 मेजर वर्क्स प्रेजेंट हैं। एंड देन कीलका नक्कू जो इनके हमारे पास 18 माइनर वर्क्स हैं जो कि डिक्टेटिव या फिर मॉरल होती थी, समाज से जुड़ी होती थी जो। ओके। और जो कीलका नक्कू स्टोरीज है हमारे पास, उनके अंदर जो है लव को अक्कम कहा जाता था और वॉर को पूरम। मीन्स युद्ध वगैरह पर जो आधारित कहानी है वो पूरम होती थी और लव प्रेम संबंध से रिलेटेड होती थी उन्हें अक्कम कहा जाता था। याद रखिएगा ये टर्म्स ज़रूरी है। इसके बाद बात करें कुछ तमिल एपिक्स की, महाकाव्यों की। तो देखिए पहला है हमारे पास शिलापति करम। ये जो टेक्स्ट है किसके द्वारा लिखा गया था? एलांगो अदिगल के द्वारा लिखा गया था। इसमें टेल ऑफ एंकलेट, नुपुर की कहानी लिखी गई है, पंजेब की कहानी। तो देखिए इस टेक्स्ट में बेसिकली क्या है ना, लव ट्रायंगल को दिखाया गया है। किनके बीच में? कोवलन, कन्नगी और माधवी के बीच में। तो जो कोवलन और कन्नगी होते हैं ये हस्बैंड वाइफ होती है और माधवी दासी होती है। जो कि कोवलन और माधवी के बीच में जो है प्रेम हो जाता है और जिसकी वजह से जो है इनकी एक बेटी भी होती है। किनकी? कोवलन और माधवी की। ओके। बट हस्बैंड वाइफ कोवलन और कन्नगी होते हैं। जब कन्नगी को इस बारे में पता चलता है, मीन्स अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चलता है, तो कन्नगी गुस्सा तो होती है बट जो है अपने हस्बैंड को माफ़ कर देती है। दैट्स वाई कन्नगी को वहाँ के लोग माता की तरह पूजने लगे और क्या कहते थे इन्हें? गॉडेस ऑफ प्योरिटी। गॉडेस ऑफ प्योरिटी के नाम से जानी जाती थी और इन्हें अस्तित्व की देवी कन्नगी कल्ट जो है पाटिनी पूजा भी की जाती है, आज भी की जाती है। ओके। इन्हें माता की तरह पूजा जाता है कि इनका दिल इतना बड़ा था। देन आफ्टर दूसरा टेक्स्ट हमारे पास है मणिमेगलाई। कौन सा टेक्स्ट है? मणिमेगलाई। देखिए ये जो है सतानर द्वारा लिखी गई है। ओके। और ये स्टोरी किसके बारे में है? कोवलन और माधवी की जो बेटी हुई थी मणिमेगलाई, उसके बारे में है। और ये एक बुद्धिस्ट नन ने लिखी थी। ठीक है, जो है बुद्धिस्ट
भिक्षुनी द्वारा लिखी गई थी। 2 टेक्स्ट पढ़े हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से है? शिलापत्तिक्रमन और मणिमेगलई, दोनों याद रखिएगा। और किन ने लिखी है? इलांगो अदिगल और सत्तानार। शिलापत्तिक्रम में जो है कोवलन, कन्नगी और माधवी की स्टोरी है, और जो मणिमेगलई है उसमें माधवी और कोवलन की बेटी मणिमेगलई की स्टोरी है। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अभी चोला, चीरा और पांड्या स्टार्ट करने से पहले जो है थोड़ा जियोग्राफिकली डिफाइन कर लेते हैं। ओके, हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो एरिया था ना साउथ का, उस एरिया को जो है आपको बता देती हूँ, एरिया को किस नाम से जाना जाता था? थिनेज के नाम से जाना जाता था। और जो यहाँ का चीफ होता था, एरिया के चीफ को क्या कहा जाता था? मूवेंडर। देखिए, इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि एरिया को क्या कहा जाता था संगम एज में, या फिर उनके चीफ होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। और अब एरिया कैसे डिवाइडेड है? देखिए, 5 पार्ट में ये जो एरिया है ये डिवाइडेड है। ध्यान से सुनिएगा। पहला है कुरिंची। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ के साथ ये भी बना लीजिए, थिन्नई, कुरिंची थिन्नई। देन आफ्टर पल्लई एरिया, देन मुल्लई एरिया, देन आफ्टर मारुतम, देन नेटल एरिया। ओके, ये देखिए 5 एरिया में जो है ये डिवाइडेड होते थे। सबसे पहले कुरिंसी एरिया, तो यहाँ पर क्या होता था? हंटिंग और गैदरिंग करते थे लोग। मीन्स आप ऐसे सोच लीजिए, जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ये वाला एरिया आप मान लीजिए कि ये कुरिंसी है, तो इसके बाहर वाला एरिया जो होगा वो पल्लई होगा, इसके बाहर वाला एरिया जो होगा मुल्लई, एंड देन ऐसे करते करते जैसे जैसे एरिया एक्सपैंड होता रहेगा, ये जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम शिफ्ट होते रहेंगे। तो डेवलप्ड फेज देखने को मिलता है। कैसे? जैसे कुरिंसी में जो है हंटिंग और गैदरिंग करते थे जो लोग वहाँ पर रहते थे। देन पिल्लई एरिया में कैटल लिफ्टर्स बन गए, मीन्स पशुपालन करने लगे। मुल्लई के अंदर कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री करने लगे, मीन्स पशुपालन जैसा काम करने लगे। यहाँ पर कैटल रेयरिंग मीन्स जैसे भेड़ों को चराने वाला काम करते थे पिल्लई में, और मुल्लई के एरिया में जो है एनिमल हस्बेंड्री करने लगे। मारुतम इस एरिया में जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। और नेटल, ये देखिए सबसे बाहर वाला एरिया था जो कि समुद्र के तट पर था, तो यहाँ पर लोग फिशिंग वगैरह करते थे। इज दैट क्लियर टू यू? संगम एज में एरिया वाइज डिवीजन कैसे था याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो है लिस्ट दे देंगे और कहेंगे कि इन्हें जो है क्रोनोलॉजी में सेट करके दीजिए, तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं मूवेंडर। ओके, एरिया को मूवेंडर कहते थे, नहीं चीफ को, सॉरी। ओके, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चोला, चीरा और पांड्यास, 3 डायनेस्टीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में आपको क्या दिख रही है? फिश, चोलास में टाइगर, और जो बो और एरो है जो चीरास में दिख रही है। तो देखिए जो पांड्यास थे उनका एम्बलम क्या था? फिश एम्बलम था, और कैपिटल थी मदुरई। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर दिस। पांड्यास की जो एम्बलम था वो फिश था और कैपिटल थी मदुरई। चोलास जो थे उनका एम्बलम टाइगर था और कैपिटल थी उरैयूर या फिर पुहर। क्या थी? उरैयूर या फिर पुहर। और जो पुहर थी उसे एक और नाम से जानते थे, क्या? कावेरी पट्टनम। कौन से नाम से? कावेरी पट्टनम नाम से जानते थे। किसे जानते थे? चोलास को। देन चीरास, चीरास का एम्बलम क्या था? बो एंड एरो। इनकी कैपिटल थी वंजी या फिर करूर। ओके, पांड्या का क्या एम्बलम था? फिश, चोलास का टाइगर, एंड देन चीरास का बो।
ओके, चीराज मीन्स देखिए जैसे जब एरो जाता है, ओके, तो वो पेड़ को चीर देता है, इस तरह से याद रख लीजिए। पांड्यास जो है उनकी फिश है, ये तो इजीली याद हो ही जाएगा। चोला चीराज में कंफ्यूजन हो सकता है। चीराज को याद रख लीजिए कि जब तीर कमान चलाते हैं, अगर जैसे कि पेड़ के अंदर चलाया आपने तो वो पेड़ को चीर कर आगे चला जाएगा, तो चीराज का जो एम्बलम है वो बो एंड एरो है। देन आफ्टर कैपिटल, पांड्यास की मदुरई, चोलास की उरैयूर या फिर पुहर, देन चीराज की वंजी। ओके, अब एक एक करके इन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है पांड्या। ओके, एम्बलम क्या है? फिश। कैपिटल क्या है? मदुरई। वेरी गुड। तो ये जो है ना वैगई नदी के तट पर जो है स्थित है, और ये जो है अपनी पर्ल ट्रेड, मोती का व्यापार करने के लिए मशहूर है। और इनका ट्रेडिंग सेंटर जो है वो कौन सा है? ये किस तरह से दिख रहा है? ओके, इनका जो ट्रेडिंग सेंटर है वो कौन सा है? कोरकई। मतलब जो पोर्ट है इनका, उसका क्या नाम है? कोरकई पोर्ट है, जो रोमन्स के साथ था इस टाइम पे, उनके साथ इनका व्यापार चलता था। ओके, और ये पर्ल ट्रेड करते थे, मोतियों की जो है व्यापार करते थे। ये हमें किसने बताया? मेगास्थनीज की बुक से हमें पता चला। किसकी बुक से? मेगास्थनीज की बुक से। ओके, इतना ही था पांड्यास के बारे में। देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। इसके बाद जो है वास्ट लेवल पे हम जब मेडाइवल में एंटर करेंगे, मेडाइवल स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे। तो चोलास की जो है कैपिटल, देन आफ्टर इनका एम्बलम, कौन सी रिवर पे है, ट्रेडिंग सेंटर क्या है और किस चीज़ का ट्रेड करते थे, ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। देन आफ्टर चोलास की तरफ मूव करते हैं। इनका क्या एम्बलम था? टाइगर। देन कैपिटल क्या थी? उरैयार या फिर पुहर। देन आफ्टर ये कावेरी नदी जो है उसके क्षेत्र में आता था। कौन? चोलास कावेरी नदी के क्षेत्र में आते थे। उसके बाद ये जो है कॉटन क्लॉथ जो है व्यापार, कॉटन का व्यापार करते थे। ठीक है, और जो इनकी जो पोर्ट सिटी बोले, इनकी पोर्ट सिटी कौन सी थी? पुहर, जिन्होंने कैपिटल भी बनाई थी। पांड्यास की पोर्ट सिटी थी कोरकई, चोला की पोर्ट सिटी है पुहर। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात कर लेते हैं। चोलास के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे? जैसे कि इलारा या फिर दूसरे रूलर करैकल। कौन? करैकल। इन्होंने बैटल ऑफ वैनी वैनी की थी, बैटल ऑफ वैनी, जिसमें चीरा को हरा दिया था। चोलास ने चीरा को हराया था। तो कौन से चोला किंग ने हराया था? करैकल राजा ने हराया था। ये इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए, और कुछ याद रहे ना रहे ये ज़रूर याद रखिएगा। करैकल राजा का नाम याद रखिएगा। ओके, तो ये हमने चोलास और चीरा कवर कर लिए। देखिए इनके पोर्ट सिटीज़, रिवर, एम्बलम, ये किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते थे, इनकी कैपिटल्स, इतना ही याद रखना आपको। देन चीरा डायनेस्टी। चीरास का जो एम्बलम क्या था? बोलिए बोलिए। वेरी गुड। बो एंड एरो एम्बलम था, और कैपिटल क्या थी? वंजी। वेरी गुड। देखिए इस टाइम पे संगम एज में जो हम डायनेस्टीज देख रहे हैं, इनके रिलेशन रोमन एम्पायर के साथ थे। ओके, और ये जो हमें अगस्तस टेम्पल के माध्यम से पता चला है। जैसे चीरास के जो रिलेशंस थे वो रोमन्स के साथ थे, वो हमें अगस्तस टेम्पल से पता चला है। ये जो है रोमन्स द्वारा बनाया गया था, रोमन्स ने बिल्ड किया था इसे, बट इसमें जो है चीरास के एविडेंस भी देखने को मिलते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पर भी इनके कनेक्शन थे। ओके, तो ये केरला के अंदर है और कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्र है। और ये जो है इनका ट्रेडिंग सेंटर की बात करें तो कौन है, क्या क्या है? मुजरिस और टोंडी। ओके, मुजरिस जो इनका ट्रेडिंग सेंटर है, पोर्ट सिटी है मुजरिस और टोंडिस। इसके अलावा किस चीज़ का ट्रेड करते थे? स्पाइसेस का ट्रेड करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मुजरिस एंड
टोंडी। देन आफ्टर सेनगुटुवन। सेनगुटुवन जिन्हें कि रेड चीरा भी कहा जाता था, ये बहुत प्रोमिनेंट किंग थे, बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे, जिन्होंने जो है वर्शिप ऑफ कन्नगी, अभी अभी पढ़ के आए हैं ना शिलापत्तिकरम में, कन्नगी उन्हें माता का दर्जा दिया गया है, मदर ऑफ प्योरिटी। जो चीरा रूलर है सेनगुटुवन, इन्होंने जो है कन्नगी माता की पूजा की शुरुआत की थी, ऐतिहासिक शुरुआत की थी कन्नगी की पूजा करने की। ओके, तो देखिए ये सब था हमारे संगम डायनेस्टी के अंदर। और इसके अलावा बात करें तो क्या पढ़ेंगे हम, इसके अलावा पोट्री देखें तो कौन सी पोट्री थी जो यहाँ के लोग यूज़ करते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी का यूज़ करते थे। देन आफ्टर साउथ के अंदर जो है ब्रोंज नहीं मिलता, बट ये लोग आयरन का यूज़ करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसके अलावा जो है रूलिंग क्लास को क्या कहा जाता था साउथ के अंदर, रूलिंग क्लास को अरासर नाम से जाना जाता था। ओके, उसके बाद सेकंड जो रिच क्लास है, उन्हें वेल्लार के नाम से जाना जाता था, वेलालार के नाम से जाना जाता था। देन अभी ये आपका होमवर्क है कि थर्ड जो है लोअर क्लास, लोअर क्लास को क्या बोला जाता था, सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये हमारा संगम एज जो है यहाँ पर कंप्लीट तरह से कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर हमारी जो सारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, हमने सभी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो एंशियंट हिस्ट्री में सभी कंप्लीट कर लिए, और बहुत ही हमने कोशिश की है कि बहुत ही कम टाइम पीरियड में हम सब कुछ कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी लेक्चर में रिवीजन एंशियंट हिस्ट्री का, बिकॉज आज का हमारा जो लेक्चर था वो बहुत ही छोटा सा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, आपको 15 सेकेंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चन के बाद, जो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, हुंसगी इसका आंसर होगा। बिकॉज बात करें चिरांद, बुरजहम और मेहरगढ़ की, ये जो है नियोलिथिक साइट है, तीनों की तीनों, जो केवल एक ही ऐसी साइट है जो पैलियोलिथिक एरा से बिलोंग करती है, और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में, कर्नाटका में ये साइट स्थित थी। और अगर बात करें पैलियोलिथिक एज की और कौन कौन सी साइट्स है, जैसे कि सोवन वैली, ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने लेक्चर किया है पंजाब की। देन बेलन वैली यूपी की। इसके अलावा बात करें तो पटने महाराष्ट्र। ओके, देन आफ्टर पैलियोलिथिक की और साइट है भीमबेटका, बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है एमपी की। और भी बहुत सारी साइट्स हैं जैसे पैलियोलिथिक की, मेसोलिथिक की, नियोलिथिक की, जो हमने लेक्चर में कंप्लीट किया है। देखिए जिन्होंने लेक्चर नहीं लगाया या फिर इसे अच्छी तरह से याद नहीं है तो वापस जाइए, रिवाइज करके आइए, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कवर करेंगे हम इस क्लास में। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। ओके, तो आपका आंसर होगा शोतुगाई। शोतुगाई जो साइट है हड़प्पा की, वो जो अफगानिस्तान में सिचुएटेड है। इसके अलावा जो है नागेश्वर, ये कहाँ पर है, ये साइट गुजरात में है। बालकोट जो है वो पाकिस्तान में स्थित है।
देन आफ्टर कालीबंगा राजस्थान में। देखिए ये साइट्स याद करने इसलिए ज़रूरी था, अगर आपको एक टाइम पर ये शोर टू गई याद भी ना हो कि अफ़गानिस्तान में है, और अगर बाकी की साइट्स आपको याद हो कि ये कहाँ पर है, बालाकोट पाकिस्तान में है, जैसे कि कालीबंगा राजस्थान में है, तो भी आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके अपना आंसर्स दे सकते हैं। देन आफ्टर इसके बाद बात करें आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी के तट पर नहीं था। ओके, तो आपका आंसर है रोपड़। रोपड़ साइट है जो इंदस रिवर के तट पर नहीं थी। जिस चहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटडिजी, ये तीनों ही है जो इंदस रिवर के पास सिचुएटेड है, तीनों की तीनों साइड। और जो रोपड़ है वो कौन सी रिवर के पास सिचुएटेड है, सतलुज रिवर के पास ये सिचुएटेड है। ओके, रोपड़ साइट जो है वो सतलुज रिवर के पास पाई जाती है। देन आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्किनी which was the part of सप्त सिंधु is the name of which of the following river in the present times। अस्किनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है। आंसर दीजिए। ओके, वैसे तो इतना सोचने की टाइम की ज़रूरत नहीं है। जो अस्किनी है वो ओल्ड नेम है चेनाब रिवर का। किसका है? चेनाब रिवर का। बाकी बात करें तो झेलम का ओल्ड नेम क्या है? वितास्ता। ब्यास का ओल्ड नेम क्या है? बिपाशा। ये सब हमने जो हमारे लेक्चर्स में कवर किए हैं, और देखिए इन पे क्वेश्चंस भी आए हैं। देन रावी का जो है ओल्ड नेम क्या है? पारुशिनी। वेल एंड गुड जिन्होंने आंसर दिए हैं कमेंट सेक्शन में। देन फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड ऑफ इंडिया and has a collection of 128 hymns divided into 10 मंडल्स। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों को जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित 1028 सूतकों का संग्रह है। आंसर दीजिए। बहुत इजी है, ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट भी है, मैं आपको बता देती हूँ। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और इसमें 128 हाइम्स का कलेक्शन है और इसमें 10 मंडल जो है इसमें डिवाइडेड है। अगर बात करें सामवेद की, सामवेद जो है ये बुक ऑफ म्यूजिक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के अंदर मैजिक फॉर्मूलाज लिखे गए हैं। ओके, देन आफ्टर यजुर्वेद में जो है रिचुअल्स के बारे में, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के बारे में लिखा गया और ये ओल्डेस्ट वेद है। अगर बात करें 10 मंडल की तो बता सकते हैं क्या पढ़ा था हमने? 10 मंडल में हमने पढ़ा था कि जो है सेकंड से लेकर 7th ये पहले ही बन गए थे, अर्ली स्टेज में बन गए थे, और बाद में 1st, 9th और 10th ये जो है बाद में बने थे, ये लेटर लिखे गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाउ मैनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसको देखिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 10 मंडल अभी अभी हमने किए हैं। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जो 10 मंडल थे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मंडल। थर्ड मंडल में किसके बारे में जानकारी दी गई है? गायत्री मंत्र के बारे में लिखा गया है। गायत्री मंत्र लिखा गया है थर्ड मंडल के अंदर। देन 7th मंडल में क्या लिखा गया है? 10 किंग वॉर, 10 राजन युद्ध। याद है आपको? सुदाश और 10 ट्राइब्स के बीच में हुआ था ये, और जिसमें जो विनर है वो सुदास रहते थे जो भारत क्लैन से बिलोंग करते थे। देन आफ्टर 9th मंडल में जो है लॉर्ड सोम के बारे में लिखा गया है। सोमरस, लॉर्ड सोम के बारे में लिखा गया है। एंड देन 10th एंड लास्ट मंडल जो है उसमें पुरुष युक्ता के बारे में लिखा है। ओके, मैं ढंग से लिख देती हूँ। पुरुष
शुक्ता। देखिए ये हमारे एक तरह से रिवीजन ही है, ये सब कुछ हम पहले भी कवर कर चुके हैं। पुरुष शुक्ता 10th जो है मंडल के अंदर लिखा गया है। इन पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए आपको ये इम्पोर्टेंट कराए जा रहे हैं। ओके, तो ये पुरुष शुक्ता क्या कहते हैं कि जो इंसान का ओरिजिन हुआ था वो भगवान के माउथ, आर्म्स, थाइज और फीट से हुआ था। जो ब्राह्मण है उनका जन्म माउथ से हुआ था, क्षत्रियों का आर्म्स से, वैश्य का थाइज से, और जो शूद्र लोग होते हैं उनका फीट से, पैरों से हुआ था जन्म। Then after next question is the language of Aryan text was। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? जल्दी जल्दी लिखकर बता दीजिए। ओके, द आंसर इज संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में जो है आर्य ग्रंथ लिखे गए थे। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयरन इम्प्लीमेंट साइट ऑफ हस्तिनापुर वॉज फाउंड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडिया। हस्तिनापुर का लोक का कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया है? जिस किसी को भी आंसर आता है जल्दी जल्दी लिख दीजिए। ओके, तो इसका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है आयरन इम्प्लीमेंट साइट जो हस्तिनापुर की वो हमें मिली है। देन आफ्टर 9th क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट स्तूप ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? इसके बारे में हमने पढ़ा था हमारे लेक्चर में। देखिए जिन्होंने पढ़ा है वो तो जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। कौन सा ओल्डेस्ट स्तूप है बुद्धिज्म पीरियड का? हमारा आंसर है सांची स्तूप। जो सांची स्तूप है ये जो है सबसे ओल्डेस्ट स्तूप है। देन आफ्टर द शिलेंद्र किंग who founded their empire in Southeast Asia in the 8th century AD were the followers of। 8वीं सदी ईस्वी के में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शिलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? ओके, वैसे तो हमने शायद ये हमारे लेक्चर्स में कवर नहीं किया, बट जिनको भी आंसर आता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, मैं बता देती हूँ। जो शिलेंद्र किंग थे ना वो कहाँ के किंग थे? इंडोनेशिया के। देखिए वैसे तो हमने लेक्चर में नहीं पढ़ा है, बट इनडायरेक्टली जो है हमने एक तरह से कवर भी कर लिया। जो शिलेंद्र किंग थे वो बुद्धिज्म के फॉलोवर थे, इंडोनेशिया के किंग थे, और इन्होंने क्या बनवाया था हमने इसके बारे में पढ़ा था अपने लेक्चर में। बोरोबुदुर टेम्पल जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल है, शिलेंद्र किंग ने बनवाया था इंडोनेशिया के अंदर। ये हमने पढ़ा था कि जो बोरोबुदुर टेम्पल है ये इंडोनेशिया के अंदर है, एकमात्र बुद्धिस्ट टेम्पल ऐसा जो इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज। मीन्स जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है ये कौन सी यूरोपियन कंट्रीज लेके आई थी हमारे देश में अपने साथ? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर है ग्रीस। जो ग्रीक लोग थे वो अपने साथ गंधार स्कूल ऑफ आर्ट लेके आए थे। ओके, तो इसके साथ साथ मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन भी है। जो मथुरा आर्ट थी, मथुरा आर्ट वो कौन लेके आए थे? वेरी गुड, जो कुषाण थे। देखिए जिन्हें याद है वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से आपने क्लासेस लगाई है, ये सब कुछ हमने अपने लेक्चर्स में कवर किया है। मथुरा आर्ट जो है जो कुषाण डायनेस्टी थी वो लेके आई थी अपने साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इन एंशिएंट इंडिया। झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? देखिए जो आयरन था फर्स्ट टाइम कब मिला था हमें? कौन से एम्पायर मीन्स कौन से किंगडम था उस टाइम पर जब हमें मिला था? कि इतना सोचने की भी बात नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करके बता सकते हैं। मगध एम्पायर के टाइम पे जो है हमें आयरन सबसे पहले मिला था। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाय द रिवर्स। कौन कौन सी नदियों से घिरा हुआ था मगध महाजनपद जो था वो, ये भी मैंने आपको कराया है। गंगा एंड सन, गंगा और सोन रिवर से जो है घिरा हुआ था मगध एम्पायर। हमने पढ़ा था कि क्यों ये एक एडवांटेजियस पोजीशन है, मीन्स मगध एम्पायर ही क्यों जो है इतना प्रोमिनेंट किंगडम बना, बाकी क्यों नहीं बने। जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण भी इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से मगध महाजनपदा है जो एक किंगडम बना। देन आफ्टर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, हु सेंट द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य की जो फाइट हुई थी, ओके हिंट नहीं, उससे तो आंसर ही आ जाएगा। देखिए आपको पता ही होना चाहिए, जो मेगास्थनीज थे वो कौन सी यूनानी मीन्स कौन से राजा के यूनानी राजदूत थे, किसके राजदूत थे, किसके कोर्ट में प्रेजेंट थे मेगास्थनीज। देखिए सेल्यूलस निकेटर, सेल्यूलस निकेटर के जो है कोर्ट में प्रेजेंट थे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूलस निकेटर के बीच में फाइट होती है जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और उनकी बेटी हेलेना से विवाह कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जो उनके कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं मेगास्थनीज वो मतलब इंडिया आ जाते हैं। वो सेल्यूलस निकेटर मेगास्थनीज को भी इंडिया भेज देते हैं, और यहाँ आने के बाद वो बुक लिखते हैं, कौन सी, इंडिका बुक लिखते हैं अपनी। ओके, देन आफ्टर योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द पिलर ऑफ अशोक। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य का क्या था। हिंट के तौर में बता देती हूँ कि कलिंग वॉर के बाद की बात है ये। सो द आंसर इज टू स्प्रेड द धर्म पॉलिसीज, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए। देखिए कलिंग वॉर हुई थी जिसके बाद अशोक ने बैरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस कर दिया था। बैरी घोष में जो है लड़कर टेरिटरी को जीता जाता था, बट धम्म घोष में जो है वो कल्चरली और पीसफुली टेरिटरी अनेक्स करते थे। ओके, तो मीन्स धर्म नीतियों का प्रचार करने के लिए ही मीन्स पर्पस था, जो भी पिलर पर एडिक्ट्स लिखाए गए थे अशोका के। देन आफ्टर 16th क्वेश्चन, विच केव्स आर कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट टेम्पल इन द इंडिया डेटिंग बैक टू द मौर्यन पीरियड। ओके, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, बारबर एंड नागार्जुनी केव्स हैं, बारबर और नागार्जुनी गुफाएं, इन्हें जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट्स केव्स कहा जाता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, बिहार के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग नवरत्न फ्रॉम चंद्रगुप्त सेकंड कोर्ट रोट मंत्र शास्त्र। मंत्र शास्त्र जो है चंद्रगुप्त सेकंड के जो कोर्ट में नवरत्न थे उनमें से किसने लिखी है। देखिए सब जो है नवरत्न है। ओके, ये नहीं है, बस एलिमिनेट कर दीजिए, ये नवरत्न नहीं है, इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये 3 बचे, इनमें से बताइए कि कौन से नवरत्न द्वारा जो है मंत्र शास्त्र लिखी गई है। ओके, वेताल भट्ट द्वारा जो है मंत्र शास्त्र ये जो है लिखी गई है। और वेताल भट्ट क्या थे, वेताल भट्ट ये मैजिशियन थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। ओके, कालिदास पोइट थे। देखिए याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको मैंने नवरत्न भी याद रखने को कहा था। देन 18th क्वेश्चन हम आता है हमारा, द राइन ऑफ कुमार गुप्त वन द सन एंड सक्सेसर ऑफ डैश वॉज वन ऑफ द पीस एंड रिलेटिव इन एक्टिविटी। किसके पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षित निष्क्रियता का काल था। जल्दी से आंसर दीजिए, किसके बेटे थे कुमारगुप्त वन। अगर जिसको भी क्रोनोलॉजी याद है गुप्ता पीरियड की वो तो आसानी से दे देगा आंसर। सो द आंसर इज चंद्रगुप्त सेकंड। क्या है आंसर, चंद्रगुप्त सेकंड।
क्रोनोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखिए गुप्ता पीरियड में हमने पढ़ा सबसे पहले फाउंडर थे कौन आए, श्रीगुप्त। कौन से आए, श्रीगुप्त आए। इनके बाद दूसरे नंबर पर आए घटोत्कच। कौन आए, घटोत्कच आए, जो कि इनके बेटे थे। देन आफ्टर इनके बेटे आए थर्ड नंबर पर कौन, चंद्रगुप्त वन। फिर इनके बेटे आए चंद्रगुप्त वन। इसके बाद फोर्थ किंग आए, कौन आए, समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ रूलर कौन थे, समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त सेकंड। देन इनके बाद आए कुमारगुप्त फर्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन था। देन आफ्टर सेवेंथ लास्ट स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त फर्स्ट। तो ये देखिए ये थे रूलर्स गुप्ता डायनेस्टी के। हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था और एक बार यहाँ पे इनकी क्रोनोलॉजी देख ली है। इस तरह से याद होगा। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल से याद हो जाता अगर आपको क्रोनोलॉजी याद रहती तो। देन आफ्टर 19th क्वेश्चन है विच किंग वॉज शॉन इन हिज कॉइन्स एज वीणा प्लेयर। किस राज्य को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। बहुत ईजी है, वेरी इजी क्वेश्चन कराया है आपको। एंड द आंसर इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ये जो सिक्कों पर वीणे बजाते हुए दिखाया गया है। देन आफ्टर द विक्ट्री ऑफ साका हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ओके, तो भाई आपको अगर ये याद है जो शक डायनेस्टी थी वो किसके टाइम पीरियड पर आई थी, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि शाकास को किसने हराया और विक्रमादित्य जो टाइटल है वो लिया था, उपाधि धारण की थी। आंसर क्या है, ओके। तो देखिए जो शक डायनेस्टी थी वो कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के टाइम पर हमें देखने को मिली थी। इससे पहले हमने जितने भी गुप्ता पीरियड के रूलर्स की बात की थी उनमें हमने शक रूलर्स की बात नहीं की थी। हमने कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में ही शक डायनेस्टी थी उनका आक्रमण देखा था। तो कुमारगुप्त वन इनके टाइम पर जो है शक डायनेस्टी ने आक्रमण करना स्टार्ट किया था। देन आफ्टर जब स्कंदगुप्त राजा बन गए थे उस टाइम पर भी जो है आक्रमण कर ही रहे थे और स्कंदगुप्त ने इन्हें कंप्लीटली डिफीट कर विक्रमादित्य टाइटल ले लिया था। देन सो द आंसर इज स्कंदगुप्त। देन आफ्टर 21st क्वेश्चन, in the 11th century the army of which of the following chola reached up to Ganga to invade Bengal। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी। देखिए वैसे तो ये मेडाइवल का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा उसका क्वेश्चन है, बट जिस किसी को भी आता है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। क्वेश्चन है कि जो चोला के कौन से राजा ने जो है वो बंगाल को इन्वेड करने के लिए पहुंच गए थे गंगा को पार करके। एंड द आंसर इज राजेंद्र वन। क्या है आंसर, ए ऑप्शन राजेंद्र वन। और इन्होंने जो है वहां पर पहुंचने के बाद टाइटल लिया, क्या टाइटल लिया, गंगईकोंडा चोला। क्या टाइटल लिया, गंगईकोंडा चोला। और कैपिटल बनाई अपनी गंगईकोंडा चोलापुरम। याद रखिएगा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इन्वेडेड मलाया टू लिबरेट देयर ट्रेड विद चाइना। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया। तो देखिए ये आपका होमवर्क है, वैसे तो हमने नहीं पढ़ा बट गूगल सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ऐसा करने से आपको ज़्यादा याद रहेगा। ओके, वो आपका होमवर्क है। देन आफ्टर 23rd क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेटेड फोर्ट इन इंडिया। सबसे पुराना किला कौन है इनमें से, कौन सा सबसे प्राचीन किला है। फास्ट जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके, तो कांगड़ा फोर्ट जो है सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट है। ये 4th सेंचुरी के अंदर बना था। ओके, ये जो है महाभारत टाइम पीरियड का भी इसमें जिक्र है और इस टाइम पर जो अलेक्जेंडर जो है वो भारत को इन्वेड कर रहे थे। ओके, उस टाइम पीरियड की बात है।
अगर बात करें गोलकोंडा फोर्ट की तो इसका टाइम पीरियड है 13th सेंचुरी। देन मेहरगढ़ फोर्ट, ये इसका टाइम पीरियड 15th सेंचुरी। और जो है श्रीरंगपट्टनम किला, इसके भी टाइम पीरियड 15th सेंचुरी। ओके, सबसे पुराना कांगड़ा फोर्ट है। मेहरगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? इट इज़ इन राजस्थान, और ये जो है राव जोधा इनके द्वारा फाउंड किया गया था। देन श्रीरंगपट्टनम, ये कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटक के अंदर। विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने बनवाया था। और गोलकोंडा फोर्ट ये तेलंगाना में है, और इसे काकातीय डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था। ओके, देन आफ्टर 24th क्वेश्चन, बृहत संहिता वाज द ट्रीटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। बृहत संहिता निम्नलिखित में से किस विषय का ग्रंथ है? जल्दी बताइए, हमने बृहत संहिता के बारे में पढ़ा था। सो द आंसर इज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट है ये। देन आफ्टर शोर टेम्पल ऑफ ममालपुरम वॉज बिल्ट बाय, ममालपुरम का जो शोर टेम्पल है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? देखिए, ये पल्लव द्वारा बनवाया गया था, और पल्लव के राजा नरसिम्हा वर्मन सेकंड के द्वारा बनाया गया था। और इनका दूसरा नाम क्या था? राजसिम्हा। जो शोर टेम्पल है वो मामलापुरम का पल्लव डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था। देन आफ्टर 26th क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी मेड अजमेर हिज कैपिटल। ओके, इनमें से कौन से राजा ने जो है अजमेर को अपनी राजधानी बना लिया था? सो द आंसर इज अजयराज। अजयराज सेकंड ने जो है अजमेर को अपनी कैपिटल बना लिया था। इनके इम्पोर्टेंट दो ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि इन्होंने जो है अजमेर को अपनी कैपिटल बना लिया था, एंड सेकंड वन इज इन्होंने डिफीट किया था। किसे हराया था? परमार डायनेस्टी को, परमार डायनेस्टी के रूलर को हराया था। किन्होंने? अजयराज ने। ये चौहान रूलर थे। देन आफ्टर 27th क्वेश्चन इज पृथ्वीराज रासो, एन एपिक पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ 12th सेंचुरी इंडियन किंग पृथ्वीराज चौहान। देखिए, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी इसका आंसर दे। नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे, बट इसका आंसर सबको आना चाहिए। जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ये किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी में पढ़ देती हूँ। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? जल्दी बताइए। इसका आंसर है चंद बरदाई द्वारा लिखी गई थी, और ये जो है ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई थी। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा के अंदर पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। चंद बरदाई ने लिखी थी। ओके, ग्रेट। देन आफ्टर ध्रुवसेन सेकंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द रूलिंग डायनेस्टी। ओके, ध्रुवसेन जो रूलर है सेकंड, कौन सी डायनेस्टी के रूलर है? एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चंस मिल चुके हैं, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, द त्रिपाताइट स्ट्रगल वॉज बिटवीन गुर्जर प्रतिहार इन द नॉर्थ इंडिया, पालाज इन द ईस्टर्न इंडिया एंड डैश इन द साउथ इंडिया। मीन्स जो त्रिपाताइट स्ट्रगल हो रहा था, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे थे, ईस्ट में पाल लड़ रहे थे, और जो दक्षिण में कौन लड़ रहे थे त्रिपाताइट स्ट्रगल के अंदर? राष्ट्रकूटा लड़ रहे थे। ये भी हमने नहीं किया है, मेडाइवल के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, बट ईजी है। जिन्होंने एक बार पहले प्रिपरेशन की हुई है उन बच्चों के लिए ईजी है, जो नए हैं वो चिंता मत कीजिए, हम आगे पढ़ेंगे। बाकी मैं बता दूं, त्रिपाताइट स्ट्रगल हुआ था, एक जगह है कन्नौज, उसे लेकर जो है 3 डायनेस्टीज आपस में लड़ी थी। कौन कौन सी? गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज जो थे वो साउथ में प्रेजेंट थे, गुर्जर प्रतिहार नॉर्थ में थे, और पालाज ईस्ट में थे, और ये जो कन्नौज था ये इन सभी का सेंटर पॉइंट्स था। दैट्स वाई ये सब अपना हक जमा रहे थे यहाँ पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल इन बंगाल डिपिक्ट द आर्किटेक्ट ऑफ विच डायनेस्टी। जो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है बंगाल में स्थित, ये किस राज्यवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? जल्दी बताइए, किनके द्वारा बनवाया गया था?
पाल डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? पाल डायनेस्टी के द्वारा। और ये जो है नगर स्टाइल में बनवाया गया था और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। किसे डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास इज मालविका अग्निमित्र अ ड्रामा ऑफ 5th सेंचुरी वॉज रिटन बाय। अभी इसी क्लास में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि 5वीं शताब्दी की नाटक जो है मालविका अग्निमित्र किसके द्वारा लिखा गया है। ओके, इस क्लास में नहीं, हमने पहले पढ़ा था। ओके, जो मालविका अग्निमित्र है ये किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा लिखा गया था। कालिदास की बुक्स हैं, उनमें से एक बुक है मालविका अग्निमित्र। और ये किसकी कहानी है? मालविका जो एक गरीब लड़की होती है, और अग्निमित्र राजा के बेटे होते हैं। कौन से? पुष्यमित्र शुंग के बेटे होते हैं। ये शुंग डायनेस्टी के राजा होते हैं अग्निमित्र। ये जो पुस्तक है कालिदास द्वारा लिखी गई मालविका अग्निमित्र, ये लव स्टोरी है मालविका एंड अग्निमित्र की, जो कि अग्निमित्र शुंग डायनेस्टी के रूलर थे। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। और यहाँ पर जो है हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने संगम एज पढ़ा था, देन आफ्टर हमने एंशियंट हिस्ट्री के PYQ सॉल्व किए। उसमें से मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर। आज से हमारी जो है एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म होती है और नेक्स्ट हम मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ